गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पर्ट इन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा है कि 46% जो साइबर क्राइम में मनी स्कैमिंग हो रही है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ओरिजिनेट हो रही है। खासकर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, यहाँ पर जो है इंडियन जॉब सीकर्स को हायरिंग की जाती है और उन्हें अपने फेलो सिटीजन्स जो हैं इंडिया में उन्हें फ्रॉड करने के लिए कंपेल किया जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया एज ए नोडल पॉइंट नेशनल लेवल पर, ताकि साइबर क्राइम से फाइट किया जा सके। जनवरी 2020 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। एक प्लेटफॉर्म देता है ये साइबर क्राइम से डील करने का, एक इकोसिस्टम बनाता है ये ऑफ कोर्स, और जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट सब मिलकर काम कर सकते हैं। अब फाइंडिंग्स क्या हैं इसकी? इसमें कहा गया कि इंडियंस जो हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड को प्रे हो रहे हैं। म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से जो ओरिजिनेट हो रहा है, 46% जो ऐसे फ्रॉड्स हैं वो जनवरी से अप्रैल के पीरियड के बीच में हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई है जिसमें कई लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो काम करेंगी। अब किस तरह के जो है वो साइबर क्राइम जो है वो किए जा रहे हैं? पहला तो एड्स आती हैं सोशल मीडिया पर, फ्री ट्रेडिंग टिप्स दी जाती हैं। विक्टिम्स को कहा जाता है कि इंस्टॉल करें वो ट्रेडिंग ऐप्स और इन्वेस्टिंग करनी शुरू करें। शुरू में उनको फेक प्रॉफिट दिखाया जाता है उनके डिजिटल वॉलेट में, लेकिन जब वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वो पैसे को इन्वेस्टमेंट के बाद, तो वो विड्रॉ नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब उनका पैसा चला जाता है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? कॉलर एक जो है वो विक्टिम्स को कॉल करके उनको बोलता है कि आपके जो है पैकेज जो हम जो आपके पास जो पैकेज आ रहा है उसमें इलीगल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स या फोर्ज्ड पासपोर्ट्स पाए गए हैं। क्रिमिनल्स जो हैं फिर उनको स्काइप पे या एक वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशर्स बनकर जो है वो कॉल करते हैं और उनसे मनी डिमांड करते हैं। विक्टिम्स को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, मतलब उनको कहा जाता है कि आप विजिबल रहो जो है जब तक आप हमारे को पैसे नहीं दे देते हो। तो फिर इन्वेस्टमेंट या टास्क बेस्ड स्कैम्स, उनको जो स्कैमर्स जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू टारगेट करते हैं। उनको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर रेटिंग्स करो हमारी और फिर उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा। जब पैसे देने की बारी आती है तो बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं और स्मॉल सम उनको भेज भी दिया जाता है। फिर उनको लार्जर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी कहा जाता है और प्रॉफिट्स वो कभी मिलते नहीं हैं एक्चुअली, और वो अपनी बैंक डिटेल्स उनको भेज चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। फिर कुछ डेटिंग स्कैम्स भी होते हैं जिसमें मेल विक्टिम्स को फॉरेन विमेन जो है वो सेड्यूस करती हैं और विक्टिम जो है उसको कॉल आती है कि हम विमेन आपसे मिलने आ रही है और जो है मैरिज या रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो एयरपोर्ट पर जो है वो फंस गई है तो उसको पैसे चाहिए रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी जो है इंडियंस जो है वो लगभग 13 करोड़ रुपए इसमें गंवा चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट फायर ट्रेजिडीज़ जो हुई हैं गुजरात के राजकोट में या चिल्ड्रन हॉस्पिटल एट दिल्ली में, उसमें लगभग 40 लोगों की जो है वो लाइफ गई है। ठीक है, तो इससे जो है स्पॉटलाइट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस की तरफ मूव हुई है ताकि स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है सेफ्टी मेजर्स को। तो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से लगभग 7400 से ज़्यादा लोग जो हैं 7500 फायर एक्सीडेंट्स में 2022 में उनकी जान गई है। तो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस 1970 में इंडिया में पब्लिश हुए। नेशनल बिल्डिंग कोड भी जो है इंडिया का सेंट्रल स्टैंडर्ड फॉर फायर सेफ्टी है, जिसको 2016 में लास्ट अपडेट किया गया। एक डिटेल्ड गाइडलाइन देता है ये कैसे जनरल कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेनेंस करनी है फायर सेफ्टी की, बिल्डिंग्स की। फायर सर्विसेज आप याद रखो अभी भी स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती एक्सेप्ट रिकमेंडेशंस देने के। यही सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम भी है। अब हम देखते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो मेजर्स बताता है कि कैसे फायर सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। फायर जोन्स को डिफ़ाइन करता है ये कि रेजिडेंशियल एरियाज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर इंडस्ट्रियल या हजार्डस स्ट्रक्चर जो हैं
वो नहीं होने चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ। कोड कैटेगराइज करता है बिल्डिंग्स को 9 ग्रुप्स में बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। फिर नॉन कंबस्टिबल मटेरियल को जो है वो लगाने की बात करता है। मैक्सिमम हाइट, फ्लोर एरिया रेशियो, ओपन स्पेसेस, फायर रेजिस्टेंट ओपनिंग्स ये भी बताता है कि होनी चाहिए। जितने भी मेटालिक आइटम्स हैं उनको अर्थिंग सिस्टम के साथ जो है वो बॉन्ड किया जाना चाहिए। फिर कोड रिकमेंड करता है टेक्नोलॉजीज़ भी कि कैसे फायर प्रोटेक्शन की जा सकती है। लेकिन चैलेंजेस यही हैं। पहला तो यही कि जो ये नेशनल बिल्डिंग कोड है ये एनफोर्सेबल नहीं है, सिर्फ एक रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, अब वो स्टेट्स के ऊपर है कि वो उसे फॉलो करें या ना करें, ठीक है। और कोई यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन नहीं है, स्टेट्स ने अपने अपने लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं, कई तो अपडेट ही नहीं हुए हैं। वो इवन जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस भी होते हैं उनको भी कंप्लाई नहीं किया जाता है। स्टेट्स के पास ऐसा इतना स्टाफ ही नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सके। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि कम्युनिटी रिजिलियंस बढ़ाओ और सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई करने के ऊपर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 लोग जो हैं अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ साइक्लोन रेमाल, जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड्स हुए। लैंडस्लाइड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्री या अर्थ, एक स्लोप के डाउनवर्ड्स मूवमेंट होती है जब। लैंडस्लाइड जो है वो एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग है जिसमें डाउन स्लोप मूवमेंट होती है सॉइल की और रॉक की अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। नेचुरल कॉजेज़ जो होते हैं वो होते हैं हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, स्नो मेल्टिंग। लैंडस्लाइड जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे एक्सकेवेशन, कटिंग ऑफ हिल्स, ट्रीज़, एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, ठीक है। अब लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया क्या है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है लगभग 42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया का जो लैंड मास है या फिर 13% जो इसका एरिया है, जो कि 15 स्टेट्स और 4 यूटीज़ में फैला हुआ है, वो प्रोन है लैंडस्लाइड्स को। लगभग सारा ही हिली रीजन जो है कंट्री का वो वल्नरेबल है लैंडस्लाइड्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई है 2019 में, जिसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जाती है, ठीक है। कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं, खासकर जो कि रेनफॉल से अगर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं तो उसके साथ लिंक किए जा गए हैं, वो जो रेनफॉल फोरकास्ट देता है IMD, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? मैनी हिल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बिल्डिंग रेगुलेशंस नहीं हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स को बढ़ा देती हैं। तो एक इवेंट दूसरी इवेंट को भी ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से मल्टीपल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इन सब को ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ RBI। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो RBI गवर्नर ने 3 मेजर इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए हैं RBI के, तो जिनका नाम है प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी। प्रवाह पोर्टल का मीनिंग है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये एक सिक्योर और सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है। कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी जो है अगर ऑथराइजेशन, लाइसेंस या रेगुलेटरी अप्रूवल सीख कर रहा है उसके लिए ये पोर्टल जो है वो एफिशिएंसी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस को एनहेंस करेगी। रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस RBI से लेने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। कई तरह के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट्स जो हैं RBI के, उन सबको जो है ये एक ही जगह पर लेकर आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स जो हैं RBI के साथ डायरेक्टली खोलने के लिए ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर बनाई गई ऐप है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स अब जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिनटेक रिपोजिटरी। ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है फिनटेक एंटिटीज़, उनकी एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और एक रिच रिपोजिटरी ऑफ डेटा जो है इंडियन फिनटेक फर्म्स के बारे में इस फिनटेक रिपोजिटरी में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट में एंटर हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, ट्रॉम्बे में हेडक्वार्टर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही ऑपरेट करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है जहाँ पर एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च बैकबोन है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जो करंटली हमारे सभी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को ऑपरेट करता है।
तो होमी जहांगीर बाबा जी जो है उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है वो कंसीव किया था। उसी के लिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी बनाया 1945 में। डॉक्टर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे बनाया 1954 में, जिसको बाद में उनकी जो है डेथ के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दिया गया 1966 में। तो ये रिसर्च करता है, जनरेट करता है नॉलेज, टेक्निक्स, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियर एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में विज़िट करेंगे और वहाँ पर 48 आवर्स के लिए मेडिटेशन करेंगे लोकसभा पोल्स ख़त्म होने पर। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मॉल आइलैंड है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, सराउंडेड बाय लक्षद्वीप सी, ठीक है, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी एक कॉन्फ्लुएंस होता है, उस जगह पर लोकेटेड है ये। इसको 1970 में बनाया गया था। इसमें श्रीपद मंडपम और विवेकानंद मंडपम जो है वो लोकेटेड है। लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू भी है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? नरेंद्रनाथ दत्ता के जो है ये फॉर्म में बॉर्न हुए थे। हिंदू मॉन्क, मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इंडिया में से एक हैं ये। फोरमोस्ट डिसाइपल थे ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी के, और वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन थे वेदांता के। तो इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करने का अटैम्प्ट किया। पाथ टू, इन्होंने कहा, सेल्फ प्योरिफिकेशन जो है वो दूसरों की हेल्प करने में है, ठीक है। इन्होंने रामकृष्ण ऑर्डर जो है बेलूर जो है वो वहाँ पर बनाया आउटसाइड ऑफ कोलकाता इन 1897, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैगेलन मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्काइव डेटा जो है वो नासा के मैगेलन मिशन से देखकर साइंटिस्ट ने कहा है कि न्यू लावा फ्लोज जो है वो वीनस पर ऑब्जर्व किए गए 1990 से लेकर 1992 के बीच में। तो मतलब उस टाइम पर ये प्लैनेट वॉल्केनिकली एक्टिव था। मैगेलन मिशन जो है वो एक डीप स्पेस मिशन था नासा का, जो 1989 में लॉन्च किया गया था प्लैनेट वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए। केप कैनावेरल से इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। पहला इंटरप्लानेटरी मिशन था जो कि स्पेस शटल से जो है वो लॉन्च किया गया। इसका नाम पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगेलन के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहली बार सरकम नेविगेट किया था अर्थ को। प्राइमरी गोल इस मिशन का था कि सरफेस ऑफ वीनस को जो है वो मैप किया जाए रडार इमेजिंग के थ्रू। और इस मिशन ने सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स दी हमें वीनस के बारे में, जिसमें कि हमें ये भी पता लगा कि रिलेटिवली यंग प्लानिटरी सरफेस जो है वो लावा फ्लोज के थ्रू जो है वो बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोल्डन राइस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक कोर्ट है फिलीपींस में जिन्होंने बायो सेफ्टी परमिट्स जो है वो रिवोक कर दिए हैं कमर्शियल प्रोपेगेशन करने के जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस और बीटी एग प्लांट के। तो गोल्डन राइस क्या है? एक न्यू टाइप ऑफ राइस जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से इसको येलो, ऑरेंज या गोल्डन कलर मिलता है। ये डेवलप हुआ थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और बीटा कैरोटीन जो है वो गोल्डन राइस में पाया जाता है, जो कि आइडेंटिकल है ग्रीन और लीफी या येलो कलर्ड वेजिटेबल्स में भी बीटा कैरोटीन ही होता है। ऑर्डिनरी राइस की तरह गोल्डन राइस भी जो है उसमें कोई स्पेशल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस नहीं चाहिए होती, और इसकी ये यील्ड भी जो है वो सेम रहती है और एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस भी सेम ही रहती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल राइस की होती है। जो बीटा कैरोटीन है वो कंटेंट इसलिए डाला जाता है क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बैटल किया जा सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is spurt in transnational organized cybercrime. This topic is important for your security section. So according to Indian Cybercrime Coordination Center, almost 46% of the scammed money being lost to cybercrimes originated in Southeast Asian nations, particularly in Cambodia, Myanmar and Laos PDR, as these countries are hiring Indian job seekers and then compelling them to defraud fellow citizens of India. Okay, so Indian Cybercrime Coordination Center, or I4C, has been established under the Ministry of Home Affairs to act as a nodal point in the national level in the fight against cybercrime. It was inaugurated in January 2020
to provide a platform to deal with cyber crimes. One of the important objectives of I4C is to create an ecosystem that brings together academia, industry, public, and government so as to prevent, detect, investigate, and prosecute cyber crimes. So, what are the findings of I4C? So, a large number of Indians are falling prey to financial fraud, and which is carried over the internet by criminals based on three contiguous Southeast Asian countries, Myanmar, Laos, and Cambodia. So I4C also found that 46% of such frauds were reported between January to April, and Indian government had set up an interministerial committee comprising various law enforcement and intelligence agencies to tackle this transnational organized cybercrime. So, what are the types of cyber crimes originating from these countries? First is, of course, the trading scams in which ads are issued on social media offering free trading tips. Victims are asked to install some specific trading apps, and they have to start investing on these apps. Of course, they are shown some fake profits initially in their digital wallets, and they are asked to deposit more money in the digital wallets and trade more. But when they try to withdraw this money, they are unable to do so. Okay. Then there is digital arrest. A caller would inform victims that they had been either sent or they were recipients of a package which contained illegal products, drugs, forged passports, etc. Once they had the target, criminals would then contact them over Skype or another video calling platform, posing as law enforcement officials and demand money. Victims were digitally arrested, which meant that they were forced to stay visible to the criminals until their demands had been met. Okay. Then there are some investment or task-based scams in which the scammers target victims on WhatsApp, promising money for boosting social media ratings of some entities. They were then asked for bank details. Of course, this leads to exploitation of trust for financial gain. And then there is dating scams in which male victims were seduced by individuals who look like foreign women. Then these women would make preparations to meet them in person after making marriage or relationship proposals. The victim would receive a call from the woman explaining that she had been held at the airport and needed money to be released. Okay. So the next topic is fire safety regulations in India. This topic is important for your governance section. So recent fire tragedies at a gaming zone in Gujarat's Rajkot and a children's hospital in Delhi has claimed lives of at least 40 people in a span of 24 hours. This has shifted the spotlight on fire safety regulations and the need for stringent enforcement of safety measures. So as per NCRB data, as many as 7,400 plus people were killed in over 7,500 fire accidents in 2022. So we have this fire safety regulations in India, which were published in 1970, the National Building Code. It is India's central standard for fire safety. It was last updated in 2016. It provides detailed guidelines for general construction, maintenance, and fire safety of buildings. But remember, fire services are a state subject. That's why central government can only make recommendatory bylaws or recommendatory guidelines with respect to fire safety regulations. Ultimate solution or ultimate responsibility falls on the state governments. So the National Building Code outlines measures to ensure fire safety. It defines fire zones like residential areas and educational institutions so as to prevent industrial and hazardous structures from coexisting with these residential, institutional, and business buildings. The code also categorizes buildings into 9 groups. It emphasizes the use of non-combustible materials. It also outlines maximum height, floor area ratio, open spaces, and fire resistant openings. All metallic items should be bonded to earthing system. The code recommends technologies for fire protection also. But of course, like I've told you earlier, as these laws are under the domain of state subject, so of course these National Building Code and all fire safety regulations are merely recommendatory guidelines of either central government. Currently, we do not have a uniform legislation that could cover the fire safety regulations. So even the states are not complying with even the mandatory certifications. There is shortage of staff to address this compliance. Therefore, the National Institute of Disaster Management has highlighted the need for community resilience and the need to comply with safety norms. Okay.
So the next topic is landslides in India. This topic is important for your environment section. So 6 people were recently killed in West Bengal in incidents triggered by cyclone Remal. So what is this? This happened due to landslides. So what is a landslide? A landslide is defined as a movement of mass of rock, debris or earth down a slope. Landslides are a type of mass wasting, which denotes any downward slope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. The natural causes that trigger landslides include heavy rainfall, earthquakes, snow melting, and undercutting of slopes due to flooding. Landslides can also be caused by anthropogenic activities like excavation, cutting of hills and trees, excessive infrastructure development, and overgrazing by cattle. So, according to Geological Survey of India, about 42 million square kilometer of India's landmass, or about 13% of its area, spread over 15 states and UTs, is prone to landslides. This covers almost all of the hilly regions of the country. So what are the steps taken by the country to deal with landslides? So a national landslide risk management strategy has been finalized in 2019. This strategy talked about vulnerability mapping. Some early warning systems have also been developed, especially those with the link which are linked to rainfall induced landslides. So of course, many hill areas do not have building regulations. New constructions, infrastructure development, agricultural practices are increasing the risk of landslides. Even one event is triggering another event, which is leading to multiple disasters simultaneously. So we have to see what kind of development we need. Okay. So the next topic is new initiatives of RBI. This topic is important for your economy section. So RBI governor has recently unveiled 3 major initiatives of Reserve Bank, namely the Pravah portal, Retail Direct mobile app, and FinTech repository. Pravah portal is the platform for regulatory application validation and authorization. It is a secure and centralized web-based portal for any individual or entity who is seeking authorization, license, or regulatory approval from RBI. So this portal will enhance the efficiency of various processes related to granting of regulatory approvals and clearances by RBI. Almost 60 different application forms which are covered under different regulatory and supervisory departments of RBI have been made available on this portal. So what is this Retail Direct mobile app? This was launched in 2021 to facilitate retail investors to open their Retail Direct Gilt accounts with RBI under Retail Direct scheme. With the launch of this mobile app, retail investors can now transact in government securities using the mobile app on their smartphones. So what is FinTech repository? It aims to capture essential information about fintech entities, their activities, technology uses, etc. This will contain information on rich repository of data on Indian fintech firms. Okay. So the next topic is Bhabha Atomic Research Center. This topic is important for your science and tech section. So state-run Bharat Heavy Electricals Limited has entered into a technology transfer agreement with Bhabha Atomic Research Center with respect to electrolyzer systems for hydrogen production. So Bhabha Atomic Research Center is India's premier nuclear research facility, which is headquartered in Trombay. It operates under Department of Atomic Energy. It is a multidisciplinary research center with extensive infrastructure for advanced research and development. It is the research backbone of the Nuclear Power Corporation of India, and which currently operates all nuclear power reactors in India. So Homi Jahangir Bhabha conceived the nuclear program in India, and he established the Tata Institute of Fundamental Research in 1945. He later on established the Atomic Energy Establishment of Trombay, which was later renamed as Bhabha Atomic Research Center in 1966. So this BARC is engaged in research with the objective of generating knowledge and techniques for nuclear power production. It also plays an important role in nuclear education and training. So the next topic is Vivekanand Rock Memorial. This topic is important for your art and culture section. So Prime Minister Modi will be visiting the Vivekanand Rock Memorial in Kanyakumari to meditate for 48 hours so as to mark the culmination of 2024 Lok Sabha polls. So Vivekanand Rock Memorial is located on the small island of Kanyakumari, and it is surrounded by Lakshadweep Sea, where the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea form a confluence. It was built in 1970. It comprises of Shripad Mandapam and Vivekanand Mandapam. There is also a life-size bronze statue of Swami Vivekananda on the premises. So who was Swami Vivekananda?
He was born as Narendranath Datta, and he was a Hindu monk and one of the most celebrated spiritual leaders of India. He was the foremost disciple of Sri Ramakrishna Paramhans and a world spokesperson for Vedanta. He attempted to combine Indian spirituality with Western material progress. He believed that the path to self purification is through helping others, and he founded the Ramakrishna order at Belur outside of Kolkata in 1897. So the next topic is Magellan's mission. This topic is important for your science and tech section. So after analyzing the archive data from NASA's Magellan mission, scientists have observed that new lava flows on Venus were reported, especially between 1990 and 1992, which means that the planet was volcanically active at that time. So what is Magellan mission? It was a deep space mission launched by NASA in 1989 to explore the planet Venus. It was launched from Cape Canaveral and it was named after the Portuguese explorer Ferdinand Magellan, who was the first to circumnavigate the Earth. The primary goal of this Magellan mission was to map the surface of Venus using radar imaging. The mission produced surprising findings about Venus, including a relatively young planetary surface which was possibly formed by lava flows from planet-wide volcanic eruptions. In 1994, Magellan spacecraft intentionally plunged to the surface of the Venus to gather data on the planet's atmosphere before it ceased operations. Okay. So the next topic is golden rice. This topic is important for your environment section. So recently a court in Philippines has revoked the biosafety permits for commercial propagation of genetically modified golden rice and BT eggplant. So what is golden rice? It is a new type of rice which contains beta carotene, which is a provitamin A, and this compound is what gives this grain its yellow, orange or golden color. It is developed through genetic engineering. Beta carotene in golden rice is identical to the beta carotene which is found in green leafy and yellow colored vegetables. Like ordinary rice, golden rice does not require any special cultivation practices and it has generally the same yield and agronomic performance as well. So the beta carotene content makes this as a valuable asset in the battle against vitamin A deficiency in the society. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.